आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में जिसके बारे में खुल के कोई बात नहीं करता। अमिताभ बच्चन और रेखा का अफेयर। हाँ दोस्तों, वही अफेयर जिसे बच्चन फैमिली ने हमेशा इनकार किया, जिसे मीडिया ने छुपाने की कोशिश की, लेकिन जिसे पूरा इंडिया जानता है। एक शादीशुदा सुपरस्टार और एक दीवानी एक्ट्रेस, एक पति जो अपनी पत्नी के सामने दूसरी औरत से रोमांस कर रहा था, और एक औरत जो आज तक उस शादीशुदा आदमी के लिए सिंदूर पहनती है। ये सच है या झूठ? प्यार था या सिर्फ पब्लिसिटी का खेल? अमिताभ कसूरवार थे या रेखा डेस्परेट थी? इन सवालों के जवाब मैं आज दूंगा, लेकिन पहले तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ चमक धमक वाली नहीं है। ये अंधेरी है, गंदी है और बहुत उलझी हुई है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक प्यार की 3 कोण की कहानी नहीं है। ये है उस औरत की कहानी जिसको उसके बाप ने कभी अपनाया नहीं। हाँ, रेखा एक नाजायज औलाद थी। जेमिनी गणेशन जैसे फेमस एक्टर की नाजायज बच्ची, जिस बच्ची को सोसाइटी ने ठुकराया, जिसे स्कूल में परेशान किया गया, जिसे भूख से तड़पना पड़ा, और फिर जब वो बॉलीवुड आई तो यहाँ भी बेइज्जती मिली। बदसूरत, मोटी, काली, ये सब शब्द उसे दिए गए। फिर कैसे एक रात में वो बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और राज भरी एक्ट्रेस बन गई? क्या करने के लिए तैयार थी वो? किस किस के साथ समझौता किया? इंडस्ट्री के अंदर की काली सच्चाइयाँ, वो सब मैं आज खोल के रख दूंगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, उस आदमी के बारे में जिसने रेखा से शादी की और 1 साल के अंदर खुदकुशी कर ली। मुकेश अग्रवाल। खुदकुशी की चिट्ठी में उन्होंने रेखा को दोष दिया था। लिखा था कि रेखा का दिल कहीं और है, किसी और के पास है। अमिताभ? शायद हाँ, लेकिन मीडिया ने ये बातें छुपाई। मैं आज वो सब बताऊंगा जो अखबारों में नहीं आया। ये कहानी है उस सिंदूर की जो रेखा आज भी पहनती है। विधवा है तो व्हाइट साड़ी पहनती है, लेकिन सिंदूर क्यों? शादीशुदा औरत का निशान है सिंदूर। तो क्या रेखा शादीशुदा है? कागजों पर नहीं तो फिर? क्या वो अपने दिल में अमिताभ को अपना पति मानती है? क्या ये एक पागलपन है या एक खामोश प्रोटेस्ट? दोस्तों, सिलसिला फिल्म याद है, जहाँ असली जिंदगी का प्यार का 3 कोण स्क्रीन पर दिखाया गया। अमिताभ, जया और रेखा, तीनों एक ही सेट पर। जया की आंखों में दर्द, रेखा की आंखों में जुनून, और अमिताभ वो तो बीच में फंसे हुए थे। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या हुआ था? लड़ाई हुई थी, नाटक हुआ था, या सब काम का रहा था? यश चोपड़ा ने क्यों ये खतरनाक फैसला लिया था असली जिंदगी की कंट्रोवर्सी को फिल्म में डालने का? और फिर उसके बाद क्या हुआ? अमिताभ ने रेखा को पूरी तरह से काट दिया। कभी साथ में काम नहीं किया, अवार्ड फंक्शंस में एक दूसरे को टालते हैं। जया बच्चन आज भी रेखा का नाम सुनना पसंद नहीं करती। क्यों? अगर अफेयर नहीं था तो इतनी नफरत क्यों? और अगर था तो अमिताभ ने मना क्यों नहीं किया? दोस्तों, ये सब सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले, लेकिन आज मैं उन सवालों को उठाऊंगा, नजरिए दूंगा, सच दूंगा, और आपको फैसला करने दूंगा कि सच क्या है। वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको, ये परिवार के साथ देखने वाली कहानी नहीं है। यहाँ जुल्म है, धोखे है, खुदकुशी है, दिमागी तूफान है, और सबसे बड़ा एक राज है जो सुलझेगा नहीं कभी। बॉलीवुड का अंधेरा चेहरा देखना है, सितारों के पीछे की असली जिंदगी जाननी है, तो रुकिए, क्योंकि अगले 2 घंटे में मैं आपको ले जाऊंगा रेखा की दुनिया में। एक दुनिया जहाँ हर खुशी के पीछे दर्द छुपा है, हर मुस्कान के पीछे आंसू है, और हर कामयाबी के पीछे एक काला राज है। दोस्तों, तारीख थी 10 अक्टूबर 1954। चेन्नई के एक छोटे से घर में एक लड़की का जन्म हुआ। नाम रखा गया भानु रेखा गणेशन। लेकिन ये जन्म कोई खुशी वाला जन्म नहीं था। ये जन्म एक ऐसी लड़की का था जिसे सोसाइटी इललेजिटिमेट कहती थी। सुनो, रेखा की माँ का नाम था पुष्पावली, जो एक तेलुगु एक्ट्रेस थी, और बाप थे जेमिनी गणेशन, जो साउथ इंडियन सिनेमा के बहुत बड़े एक्टर थे। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है दोस्तों, जेमिनी गणेशन पहले से ही मैरिड थे। हाँ, आपने सही सुना, रेखा की माँ पुष्पावली एक्चुअली जेमिनी गणेशन की दूसरी या तीसरी वाइफ थी, या शायद वाइफ भी नहीं थी ऑफिशियली। इंडस्ट्री में ये बात सब जानते थे कि जेमिनी गणेशन की मल्टीपल रिलेशनशिप्स थी, लेकिन रेखा को कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। इमेजिन करो दोस्तों, तुम्हारे बाप इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन तुम्हें पब्लिकली अपनी बेटी नहीं मानते। कितना दर्द होता होगा उस छोटी सी बच्ची को। और यहाँ से शुरू होती है रेखा की ट्रेजेडी। जेमिनी गणेशन ने कभी पब्लिकली रेखा को अपनी बेटी नहीं बोला, ना ही कभी उन्हें अपने साथ रखा, ना ही कभी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया प्रॉपर्ली। वो अपनी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड फैमिली के साथ रहते थे, और रेखा और उसकी माँ स्ट्रगल कर रहे थे चेन्नई के एक छोटे से घर में। दोस्तों, रेखा की माँ पुष्पावली अकेले ही 7 बच्चों को पाल रही थी। हाँ, 7 बच्चे, और पैसा बिल्कुल नहीं था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी तो खाने तक के पैसे नहीं होते थे। पुष्पावली एक्टिंग छोड़ चुकी थी ऑलमोस्ट, तो इनकम का कोई स्टेबल सोर्स भी नहीं था। और अब आता है सबसे दर्द भरी बात, रेखा को बचपन से ही काम करना पड़ा। हाँ दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, रेखा को साउथ इंडियन फिल्म्स में चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल करने पड़ते थे ताकि घर चला सके। स्कूल लाइफ ऑलमोस्ट ना के बराबर। रेखा प्रॉपरली स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि एक तो पैसा नहीं था फीस के लिए, और दूसरा शूटिंग की वजह से टाइम ही नहीं मिलता था। एजुकेशन बिल्कुल बेसिक लेवल तक ही थी, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, हिंदी भी कमजोर थी। ये सब बाद में उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई बॉलीवुड में। लेकिन दोस्तों, सबसे बुरा क्या था जानते हो? सोसाइटी का ट्रीटमेंट।
डेवलपमेंट। स्कूल में जब रेखा जाती थी तो बच्चे उससे टीज करते थे, डार्क कंप्लेक्शन के लिए और सबसे ज्यादा इललेजिटिमेट होने के टैग के लिए। लोग उसकी माँ को भी जज करते थे। एक सिंगल मदर 7 बच्चों के साथ, कोई परमानेंट हस्बैंड नहीं, समझ सकते हो कितनी मुश्किल होती होगी। रेखा बचपन से ही बहुत इंट्रोवर्ट हो गई थी, कॉन्फिडेंस जीरो था, वो सोसाइटी से डरती थी, लोगों से बात करने में घबराती थी। एक ट्रॉमा था जो बचपन से ही उसके अंदर घुस गया था, रिजेक्शन का ट्रॉमा, अबैंडनमेंट का ट्रॉमा। और दोस्तों, यहाँ एक और डार्क सीक्रेट है। जेमिनी गणेशन की ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड फैमिली में रेखा को कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। उनके स्टेप सिबलिंग्स भी उनसे दूर रहते थे। इमेजिन करो, तुम्हारे बाप के पास सब कुछ है, बड़ा घर है, पैसा है, लेकिन तुम एक छोटे से घर में भूख से तड़प रहे हो। ये दर्द, ये रिजेक्शन, ये अबैंडनमेंट, ये सब चीजों ने रेखा के पर्सनैलिटी को शेप किया। वो अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन सर्वाइवल के लिए मजबूर थी स्ट्रॉन्ग दिखने को। लेकिन दोस्तों, अब आने वाला था रियल स्ट्रगल, क्योंकि रेखा की माँ ने एक फैसला लिया जो रेखा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। और वो फैसला था रेखा को बॉलीवुड भेजने का फैसला। सोचिए, एक 14-15 साल की लड़की जिसे हिंदी भी ढंग से नहीं आती, जिसे इंडस्ट्री का कोई आइडिया नहीं, जिसकी कोई कनेक्शंस नहीं, उसे अकेले बॉम्बे भेज दिया गया ताकि वो एक्टिंग करके घर चला सके। ये फैसला सही था या गलत, ये तो बाद में पता चला, लेकिन जो स्ट्रगल रेखा ने बॉलीवुड में फेस किया वो देखकर आपका दिल दहल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि जब एक टीनेज गर्ल बॉलीवुड में आई तो उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, साल था 1969। बॉम्बे की भाग दौड़ भरी सड़कों पर एक लड़की उतरी, काली, मोटी, हिंदी नहीं आती, कॉन्फिडेंस जीरो। ये थी रेखा, जो बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म करने आई थी। फिल्म का नाम था सावन भादौ। और दोस्तों, ये एंट्री कोई ड्रीम डेब्यू नहीं थी, ये एक मजबूरी थी। रेखा नहीं चाहती थी एक्टिंग करना, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि कोई चॉइस नहीं था। माँ ने कहा, बेटा जाना होगा, पैसा कमाना होगा, और एक टीनेज गर्ल अकेले निकल पड़ी मुंबई के लिए। लेकिन बॉलीवुड ने रेखा का जो वेलकम किया, वो वेलकम नहीं, एक जिल्लत थी दोस्तों। इंडस्ट्री ने देखा रेखा को और क्या बोला? अगली डकलिंग। हाँ, आपने सही सुना, बॉलीवुड ने ओपनली रेखा को अगली बोला। डार्क स्किन, हेल्दी बॉडी, साउथ इंडियन लुक्स, ये सब उनके अगेंस्ट जा रहे थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लैंग्वेज। रेखा को हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। शूटिंग में डायलॉग्स बोलते वक्त वो स्ट्रगल करती थी, प्रोनाउंसिएशन गलत होती थी, एक्सेंट साउथ इंडियन रहती थी। तो क्या किया जाता था? डबिंग आर्टिस्ट यूज होते थे उसकी आवाज के लिए। हाँ दोस्तों, इनिशियली रेखा की अपनी आवाज भी नहीं थी उसकी फिल्म्स में। डांसिंग वो भी खराब, एक्टिंग मैकेनिकल और एक्सप्रेशनलेस। डायरेक्टर्स उसे गाइड करते थे हर एक एक्सप्रेशन के लिए। बॉलीवुड के क्रिटिक्स ने ओपनली लिखा कि ये लड़की कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, असली डार्क साइड अब आने वाला है, सुनते रहिए केयरफुली। रेखा को इनिशियली जो फिल्म्स मिल रही थी वो मोस्टली बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्म्स थी। और उन फिल्म्स में क्या होता था? अनकंफर्टेबल सीन्स। हाँ दोस्तों, रेखा को ऐसे सीन्स करने पड़ते थे जिन्हें वो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी, पैसा चाहिए था घर चलाने के लिए। इंडस्ट्री में रेखा को एक सॉफ्ट टारगेट समझा जाता था। कोई गॉडफादर नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई गाइड नहीं। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जानते थे कि ये लड़की मजबूर है, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। कैसे एक्सप्लॉयटेशन, वो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये फैमिली फ्रेंडली चैनल है, लेकिन आप समझ सकते हो। मेल को स्टार्स भी रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करते थे रेखा को। वो मजाक उड़ाते थे उसकी हिंदी की, उसके लुक्स की। सेट्स पर उसे अकेला छोड़ दिया जाता था, कोई दोस्ती नहीं बनाता था उससे। लोनलीनेस इतनी थी कि रेखा रात को अकेले अपने रूम में रो रो कर सो जाती थी। और दोस्तों, पैसा भी ढंग से नहीं मिलता था। इनिशियली जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे वो बहुत अनफेयर थे। प्रोड्यूसर्स जानते थे कि रेखा डेस्परेट है तो कम पैसे देते थे। कभी कभी तो पेमेंट डिले हो जाती थी महीनों तक। ये साल थे 1970 से लेकर 1975 तक। 15-20 साल की उम्र से लेकर 20 साल तक रेखा की लाइफ एक लिविंग हेल थी दोस्तों। सुबह उठती, शूटिंग पे जाती, अपने आप को उन चीजों के लिए फोर्स करती जो वो नहीं करना चाहती थी। शाम को वापस आती और रात भर सोचती कि कब तक ये सब चलेगा। मेंटल हेल्थ बिल्कुल खराब, डिप्रेशन में थी वो। सेल्फ एस्टीम तो ग्राउंड लेवल से भी नीचे चली गई थी। मिरर में देखती तो लगता कि मैं इतनी अगली क्यों हूँ, मैं इतनी टैलेंटलेस क्यों हूँ, क्यों मुझे कोई प्यार नहीं करता, क्यों मेरा बाप मुझे नहीं चाहता। और दोस्तों, यहाँ एक और ट्रेजेडी है। रेखा की माँ दूर थी चेन्नई में, उसके सिबलिंग्स थे, लेकिन रेखा अकेले थी बॉम्बे में। होम सिकनेस होती थी, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था वापस जाने का क्योंकि पैसे भेजने थे घर। ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए थे रेखा में। वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाती थी। इंडस्ट्री में सबको लगता था कि रेखा को यूज किया जा सकता है और फिर डिस्कार्ड किया जा सकता है जैसे एक टिश्यू पेपर। लेकिन दोस्तों, एक दिन कुछ ऐसा हुआ। एक दिन रेखा ने अपने आप से कहा, बस अब और नहीं, अब मैं यहाँ सर्वाइवल नहीं करूंगी, मैं यहाँ कॉन्कर करूंगी। अब मैं अपने आप को बदल कर दिखा दूंगी। और उस दिन से शुरू हुई रेखा की ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना इजी नहीं था दोस्तों। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही पेनफुल जर्नी थी और इस जर्नी में रेखा ने क्या क्या किया वो अब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बताओ, क्या आपको लगता है कि रेखा डिजर्व करती थी इतना बुरा ट्रीटमेंट? कमेंट में जरूर बताना। तो अब चलते हैं उस एरा में
जहाँ एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बननी थी रेखा। दोस्तों मिड 70s आई और रेखा ने एक डिसीजन लिया जो उसकी लाइफ चेंज कर देगा। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करूंगी, फिजिकली, मेंटली, प्रोफेशनली, हर तरह से। सबसे पहले उन्होंने अपने बॉडी पे फोकस किया। उस जमाने में जिम कल्चर इंडिया में उतना नहीं था, लेकिन रेखा ने स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज रिजीम फॉलो करना शुरू किया। वेट लॉस किया, बॉडी को टोन किया, उन्होंने योगा सीखा, डांस क्लासेस ली, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम किया और दोस्तों स्लोली रिजल्ट्स दिखने लगे। वो मोटी अनहेल्दी लुकिंग गर्ल अब फिट और ग्रेसफुल दिखने लगी। लेकिन ये सब रातों रात में नहीं हुआ, ये मेहनत की कमाई थी, डिसिप्लिन की कमाई थी। फिर आई लैंग्वेज की प्रॉब्लम। रेखा ने एक हिंदी ट्यूटर हायर किया, दिन में शूटिंग और रात को हिंदी सीखना, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, फ्लुएंसी सब पे काम किया। इंग्लिश भी सीखी ताकि इंटरव्यूज दे सके। उन्होंने अपनी आवाज पे भी काम किया। डबिंग आर्टिस्ट की जरूरत नहीं रही अब। एक्टिंग क्लासेस ली, मेथड एक्टिंग सीखी, इमोशंस को नेचुरली एक्सप्रेस करना सीखा। डांस गुरु के साथ क्लासिकल डांस फॉर्म सीखे, एक्सप्रेशंस पे काम किया, बॉडी लैंग्वेज पे काम किया और सबसे इम्पोर्टेंट फैशन सेंस डेवलप किया। रेखा ने रियलाइज किया कि बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट ही नहीं, प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। उन्होंने डिजाइनर साड़ीज पहनना शुरू किया, मेकअप प्रॉपरली करना सीखा, हेयर स्टाइल्स एक्सपेरिमेंट की और दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं था, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई। रेखा ने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जो पहले नहीं था। उन्होंने अपनी इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट किया और उन्हें ओवरकम करने की कोशिश की। और फिर आई टर्निंग पॉइंट। साल था 1978। फिल्म थी घर, जो जे ओम प्रकाश ने डायरेक्ट की थी। इस फिल्म में रेखा ने एक रेप विक्टिम का रोल प्ले किया और दोस्तों एक्टिंग इतनी पावरफुल थी कि क्रिटिक्स स्टन रह गए। ये वही रेखा थी जिसे सब टैलेंटलेस बोलते थे। लेकिन असली एक्सप्लोजन हुआ मुकद्दर का सिकंदर में। साल था 1978 और यहाँ पे रेखा की केमिस्ट्री बन गई अमिताभ बच्चन के साथ। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी एक्सप्लोसिव थी कि ऑडियंस क्रेजी हो गई। और दोस्तों यहाँ से शुरू होती है बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे मिस्टीरियस लव स्टोरी, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। मुकद्दर का सिकंदर के बाद रेखा एक स्टार बन गई, फिल्म्स मिलने लगी अच्छी। खूबसूरत आई 1980 में, जिसमें रेखा ने एक बबली टॉकेटिव गर्ल का रोल किया और इस परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता बेस्ट एक्ट्रेस का। अब रेखा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं रही थी, वो एक फिनोमिनन बन गई थी। उनकी साड़ीज कॉपी होती थी, उनका मेकअप स्टाइल कॉपी होता था, उनकी हेयर स्टाइल कॉपी होती थी। वो बॉलीवुड की फैशन आइकन बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों इस सक्सेस के साथ साथ रेखा की पर्सनल लाइफ में एक तूफान आने वाला था। एक ऐसा तूफान जो आज तक थमा नहीं है, क्योंकि रेखा का नाम जुड़ गया था बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ। और ये अफेयर इतना कंट्रोवर्शियल, इतना मिस्टीरियस था कि आज भी लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ बॉलीवुड के सबसे बड़े और डार्केस्ट लव अफेयर की कहानी में। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे मिस्टीरियस लव स्टोरी। एक ऐसी लव स्टोरी जिसके बारे में आज भी कोई क्लियरली नहीं जानता कि सच क्या था। ये है रेखा और अमिताभ बच्चन की कहानी। तो शुरू करते हैं। साल था 1976। फिल्म थी दो अनजाने। पहली बार रेखा और अमिताभ बच्चन साथ में काम कर रहे थे। अमिताभ उस वक्त राइजिंग स्टार थे और रेखा भी अपने करियर में स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन गया। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं कि अमिताभ और रेखा सेट्स पर बहुत टाइम स्पेंड करते थे, साथ में बात करते थे, हंसते थे और स्लोली एक बॉन्ड डेवलप होने लगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। अमिताभ बच्चन पहले से ही मैरिड थे जया भदूरी से। उन्होंने 1975 में शादी की थी और बच्चे भी थे उनके। तो ये टेक्निकली एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, अगर अफेयर था तो। दो अनजाने के बाद आई मुकद्दर का सिकंदर 1978 में। और दोस्तों इस फिल्म में जो केमिस्ट्री दिखी स्क्रीन पर वो नेक्स्ट लेवल थी। जिस तरह से रेखा अमिताभ को देखती थी फिल्म में, जिस तरह से दोनों के बीच रोमांस डेवलप हुआ, ये सिर्फ एक्टिंग नहीं लग रही थी, ये रियल लग रहा था। इंडस्ट्री में गॉसिप फैल गई। लोग कहने लगे कि रेखा और अमिताभ का अफेयर चल रहा है। मैगजीन कवर्स पर न्यूज आई, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छपे, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, सब स्पेकुलेशन थी। फिर आई मिस्टर नटवरलाल 1979 में और फिर सुहाग भी। हर फिल्म में रेखा और अमिताभ की जोड़ी सुपरहिट हो रही थी और हर फिल्म के साथ अफेयर की रूमर्स भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। लेकिन दोस्तों अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट। रेखा ने इंटरव्यूज में ओपनली हिंट देना शुरू कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे लाइफ में एक आदमी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले सकती। ये स्टेटमेंट सुनकर सब समझ गए कि रेखा किसके बारे में
में बात कर रही है। मीडिया फ्रेंजी हो गई, हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था, रेखा और अमिताभ का अफेयर सच में है क्या? और फिर आई 1981। इस साल आई यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला। और दोस्तों, ये फिल्म एक्चुअली रियल लाइफ और रियल लाइफ का एक ब्लर था। फिल्म की स्टोरी ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की थी। अमिताभ बच्चन मैरिड है जया बच्चन से, लेकिन उनका अफेयर है रेखा के साथ। साउंड फेमिलियर? क्योंकि ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन थी जो रियल लाइफ में चल रही थी या चल सकती थी। यश चोपड़ा ने रियल लाइफ कंट्रोवर्सी को स्क्रीन पर उतार दिया। शूटिंग के दौरान काफी टेंशन थी दोस्तों। इमेजिन करो, एक ही सेट पर 3 लोग हैं। अमिताभ, जिनका अफेयर चल रहा है या नहीं चल रहा ये कंफर्म नहीं, रेखा जो ओपनली अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही है, और जया जो पति की वाइफ है और सब कुछ समझ रही है लेकिन चुप है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं कि सेट्स पर ऑकवर्डनेस इतनी थी कि आप कट कर सकते थे नाइफ से। रेखा का बिहेवियर पॉजेसिव हो गया था अमिताभ के टुवर्ड्स। वो सेट्स पर उनके पास रहती थी, उनसे बात करती थी और जया को इग्नोर करती थी। जया बच्चन कम्प्लीटली साइलेंट थी। वो अपना काम करती थी और चली जाती थी, लेकिन उसकी आंखों में पेन क्लियरली दिखता था। इमेजिन करो दोस्तों, तुम्हारे सामने तुम्हारे पति के साथ उसकी अलेजेड गर्लफ्रेंड रोमांस कर रही है कैमरा के सामने, और तुम कुछ नहीं कर सकती। अमिताभ कॉट थे बिटवीन 2 औरतों के। एक तरफ उसकी वाइफ थी जिससे वो प्यार करता था और फैमिली थी, दूसरी तरफ रेखा थी जिसके साथ उसका अलेजेडली अफेयर था। अमिताभ सेट्स पर अनकंफर्टेबल रहते थे, डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते थे रेखा से, लेकिन वो केमिस्ट्री जो स्क्रीन पर दिखी वो अनडिनाइबल थी। फिल्म रिलीज हुई, पब्लिक का रिस्पॉन्स क्रेजी था। लोग थिएटर में जाके देखना चाहते थे ये कंट्रोवर्शियल ट्रायंगल। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हिट हुई, लेकिन कॉस्ट क्या था? कॉस्ट था 3 लोगों की पर्सनल लाइफ्स का डिस्ट्रक्शन। फिल्म रिलीज के बाद अमिताभ और रेखा की जोड़ी का एंड हो गया। उनकी कोई फिल्म साथ में नहीं आई उसके बाद। इंडस्ट्री में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि अमिताभ और रेखा एक साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, रेखा का ऑब्सेशन खत्म नहीं हुआ। उन्होंने एक के बाद एक इंटरव्यू में अमिताभ को रेफर करना शुरू किया। कभी कहती थी वो मेरे दिल में हमेशा रहेंगे, कभी कहती थी मैं उनके बिना अधूरी हूँ, कभी कहती थी अगर मैं शादी करती तो सिर्फ उनसे करती। और फिर शुरू हुई वो सबसे मिस्टीरियस चीज, सिंदूर। हाँ दोस्तों, रेखा ने सिंदूर पहनना शुरू कर दिया। अब सिंदूर तो मैरिड औरत पहनती है ना, तो क्या रेखा मैरिड थी? किससे? सबको लगता था कि ये सिंदूर अमिताभ के लिए था, एक सिंबॉलिक जेस्चर। स्टारडस्ट मैगजीन ने एक फेमस इंटरव्यू छापा जिसमें रेखा ने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा, अगर प्यार पाप है तो मैं पापी हूँ, अगर किसी के लिए जीना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। ये स्टेटमेंट सुनकर सबको कंफर्म हो गया कि रेखा ओपनली अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, अमिताभ बच्चन का रिएक्शन क्या था? अमिताभ ने हमेशा पब्लिकली डिनाई किया। उन्होंने कहा कि रेखा के साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप थी, पर्सनल कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी फैमिली को चूज किया और रेखा को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया। बच्चन फैमिली ने रेखा को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। जया बच्चन ने कभी पब्लिकली रेखा का नाम तक नहीं लिया। अवार्ड फंक्शंस में अगर दोनों आ जाती थी तो डेलिबरेटली एक दूसरे को अवॉइड करती थी, और रेखा को इंडस्ट्री में टैग मिल गया, होम रेकर। लोगों ने अनफेयरली उसे ब्लेम किया कि उसने एक हैप्पी फैमिली तोड़ने की कोशिश की। मीडिया ब्रूटल थी, हेडलाइंस आती थी, रेखा दी अदर वुमन, रेखा डिस्ट्रॉयज बच्चन मैरिज। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, अगर अफेयर नहीं था तो रेखा इतना ऑब्सेस्ड क्यों थी? अगर सब कुछ एक तरफा था तो अमिताभ ने इतनी फिल्म्स क्यों की रेखा के साथ? क्यों ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी एक्सप्लोसिव थी? कुछ लोग कहते हैं कि अफेयर डेफिनेटली था, लेकिन अमिताभ ने अपनी फैमिली बचाने के लिए सब कुछ डिनाई कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि रेखा एक तरफा प्यार में थी और अमिताभ ने उसका एडवांटेज लिया प्रोफेशनल लेवल पर। ट्रूथ क्या है कोई नहीं जानता दोस्तों। ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अमिताभ चुप है, रेखा क्रिप्टिक है और जया ने कभी कुछ कहा ही नहीं। लेकिन एक बात कंफर्म है, इस अफेयर या नॉल अफेयर ने रेखा की लाइफ परमानेंटली चेंज कर दी। उनकी पर्सनैलिटी में एक सैडनेस आ गई, एक लोनलीनेस आ गई जो आज तक नहीं गई। और ये सिर्फ शुरुआत थी रेखा के पर्सनल लाइफ ट्रेजेडीज की, क्योंकि अब आने वाले थे और भी डार्क चैप्टर्स रेखा की लाइफ में। शादियां जो फेल हुई, रिलेशनशिप्स जो टूट गईं और एक ट्रेजेडी जो इतनी भारी थी कि रेखा कभी उससे रिकवर नहीं कर पाई। तो अब चलते हैं रेखा की पर्सनल लाइफ के सबसे डार्क फेज में। दोस्तों, अब मैं आपको रेखा की पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगा, और विश्वास कीजिए ये इतना डार्क है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेखा की पहली अलेज्ड मैरिज की। साल था 1973। रेखा की उम्र थी सिर्फ 19 साल और रूमर्स थे कि उन्होंने सीक्रेटली शादी कर ली है एक एक्टर के साथ। नाम था विनोद मेहरा। विनोद मेहरा उस वक्त एक डिसेंट एक्टर थे, हैंडसम थे, अच्छे घर से थे, और कहा जाता है कि रेखा और विनोद ने बिना किसी को बताए कोर्ट मैरिज कर ली थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ ट्रेजेडी शुरू होती है। विनोद की माँ को ये मैरिज पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि रेखा का बैकग्राउंड खराब था उनके हिसाब से। इलेजिटिमेट चाइल्ड, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस, कोई प्रॉपर फैमिली नहीं। विनोद की माँ ने स्ट्रांगली अपोज किया। और फिर क्या हुआ? मैरिज अनल कर दी गई या डिवोर्स हो गया, ये क्लियर नहीं है। लेकिन जो क्लियर है वो ये कि विनोद और रेखा अलग हो गए और दोनों ने बाद में पब्लिकली इस मैरिज को डिनाई किया। विनोद मेहरा ने इंटरव्यूज में कहा कि हाँ, मैंने रेखा को प्रपोज किया था लेकिन शादी नहीं हुई।
रेखा ने कहा कि ये सब रूमर्स हैं, कोई शादी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, इंडस्ट्री इनसाइडर्स आज भी बिलीव करते हैं कि शादी हुई थी, बस लीगली वैलिड नहीं थी या फिर जल्दी ही एंड हो गई। ये रेखा के लिए एक और रिजेक्शन था, एक और अबैंडनमेंट था। जिस आदमी से उन्होंने प्यार किया, शादी की, वो भी उन्हें छोड़ गया फैमिली प्रेशर में। फिर मिड 70s में रूमर्स आई किरण कुमार के साथ अफेयर की। किरण कुमार एक्टर थे, रिलेशनशिप शॉर्ट लिव्ड थी, ब्रेकअप हो गया जल्दी ही, रीजंस कभी क्लियर नहीं हुए। फिर अर्ली 80s में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, रेखा का नाम जुड़ा संजय दत्त के साथ। हाँ दोस्तों, संजय दत्त जो बहुत यंग थे उस वक्त, उनके साथ रेखा का अलेज्ड अफेयर था। एज डिफरेंस काफी था, रेखा मैच्योर थी, एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस थी, संजय यंग थे, स्ट्रगलिंग थे और उन्हें नशा की आदत लग चुकी थी। रिलेशनशिप कितनी सीरियस थी ये कंफर्म नहीं, लेकिन मीडिया में इस अफेयर की खूब बातें हुई। लेकिन दोस्तों, अब आता है सबसे डार्क चैप्टर, सबसे ट्रैजिक इंसिडेंट जो रेखा की लाइफ में हुआ। साल था 1990। रेखा ने शादी कर ली एक बिजनेसमैन के साथ, नाम था मुकेश अग्रवाल। दिल्ली बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अमीर थे, वेल सेटल थे। शादी सडन हुई, इंडस्ट्री शॉक्ड थी क्योंकि रेखा ने कभी पब्लिकली किसी से सीरियस रिलेशनशिप नहीं बताई अमिताभ के बाद, और अचानक से ये शादी की न्यूज आई। लेकिन दोस्तों, ये शादी एक डिजास्टर थी शुरू से ही। मुकेश अग्रवाल को मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, डिप्रेशन था, एंजाइटी थी और शादी के बाद ये प्रॉब्लम्स और बढ़ गईं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं कि मुकेश पॉजेसिव थे, इनसिक्योर थे। उन्हें लगता था कि रेखा अभी भी अमिताभ से प्यार करती है। सिंदूर पहनने को लेकर भी उन्हें प्रॉब्लम थी। फाइट्स होने लगी, आर्ग्यूमेंट्स होने लगी, घर का माहौल खराब होने लगा। रेखा की फिल्म करियर पे भी असर पड़ने लगा क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी। और फिर दोस्तों, महीना अक्टूबर 1991, वो दिन आया जो रेखा की जिंदगी का सबसे काला दिन था। मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने खुद को पंखे से लटका लिया अपने घर में, और जब बॉडी मिली तो एक सुसाइड नोट भी मिला। उस सुसाइड नोट में मुकेश ने रेखा को ब्लेम किया। उन्होंने लिखा कि रेखा ने उन्हें खुश नहीं रखा, उन्हें लगता था कि रेखा का दिल कहीं और है। उन्होंने लिखा कि वो जिंदा नहीं रह सकते इस तरह। दोस्तों, इमेजिन करो रेखा की हालत। 1 साल से भी कम टाइम हुआ था शादी को और उनका पति सुसाइड कर गया, और उसे उन्हें ब्लेम करते हुए मीडिया ब्रूटल हो गई। हेडलाइंस आई, रेखा's husband commits suicide, is रेखा रिस्पॉन्सिबल, रेखा द कर्स्ड वुमन। हर तरफ से उन्हें ब्लेम किया गया। पब्लिक सिंपैथी रेखा को नहीं मिली। इंस्टेड लोग उन्हें विच बुलाने लगे, कहने लगे कि रेखा जिंक्स्ड है, जिसे भी वो प्यार करती है उसका बुरा होता है। पहले अमिताभ की फैमिली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, अब पति को सुसाइड पर मजबूर कर दिया। रेखा कंप्लीटली ब्रोक डाउन, वो डिप्रेशन में चली गई, घर में बंद हो गई, किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया, फिल्म्स भी छोड़ दी टेम्पररीली। दोस्तों, ये ट्रेजेडी रेखा के लिए इतनी भारी थी कि वो कभी फुली रिकवर नहीं कर पाई। आज भी जब मुकेश अग्रवाल का नाम लिया जाता है, रेखा अनकंफर्टेबल हो जाती है। और यहाँ से शुरू होता है रेखा का रिक्लूसिव फेज। उन्होंने खुद को सिंदूर और व्हाइट साड़ीज में रैप कर लिया, मिस्ट्री एलिमेंट अपनी पर्सनालिटी में और स्ट्रॉन्ग कर लिया, पब्लिक से डिस्टेंस बना ली। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल है, मुकेश की डेथ के बाद भी रेखा ने सिंदूर पहनना कंटिन्यू किया। क्यों? विडो के लिए व्हाइट साड़ी, लेकिन सिंदूर। क्या रेखा अभी भी मैरिड मानती है खुद को? किससे? अमिताभ से, या कोई और सीक्रेट है? ये सवाल आज भी एक मिस्ट्री है, और इस मिस्ट्री के बारे में अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, बॉलीवुड में बहुत से मिस्ट्रीज हैं, लेकिन एक मिस्ट्री है जो सबसे बड़ी है, सबसे पुरानी है और सबसे अनसॉल्व्ड है, और वो मिस्ट्री है रेखा का सिंदूर। मुकेश अग्रवाल की डेथ के बाद रेखा ने व्हाइट साड़ीज पहनना शुरू कर दिया। व्हाइट विडो के लिए होता है, ये सब समझते हैं, लेकिन साथ में सिंदूर भी पहनते रही, और ये बात समझ में नहीं आई किसी को। देखो दोस्तों, इंडियन कल्चर में सिंदूर मैरिड विमेन पहनती हैं, विडो सिंदूर नहीं पहनती। तो रेखा क्यों पहनते हैं सिंदूर? क्या वो अपने आप को अभी भी मैरिड मानती हैं? सबसे पहला स्पेकुलेशन ये था कि रेखा ये सिंदूर मुकेश के लिए पहनते हैं, लेकिन दोस्तों, ये लॉजिक वीक था क्योंकि मुकेश के साथ रिलेशनशिप इतना सक्सेसफुल नहीं था और उनकी डेथ ट्रैजिक थी। तो क्यों रेखा सिंदूर पहनते रहेगी उनके लिए? दूसरा और सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन था कि ये सिंदूर अमिताभ बच्चन के लिए है। हाँ दोस्तों, ये थ्योरी बहुत फेमस है। लोगों का कहना है कि रेखा अपने दिल में अमिताभ को अपना पति मानती है। फिजिकली शादी नहीं हुई, लेकिन इमोशनली वो मैरिड फील करती है अमिताभ से। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले बहुत से इंसिडेंट्स हैं। पहला, रेखा ने मल्टीपल इंटरव्यूज में हिंट दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, शादी तो दिल से होती है, कागज से नहीं। मैं अपने दिल में मैरिड हूँ। ये स्टेटमेंट सुनकर सबको लगा कि रेखा अमिताभ की बात कर रही है, क्योंकि ओपनली तो वो कभी अमिताभ से शादी नहीं की, लेकिन इमोशनली कनेक्टेड फील करती है। दूसरा इंसिडेंट है अवार्ड फंक्शंस का। जब भी रेखा और अमिताभ एक ही इवेंट में होते हैं, रेखा का सिंदूर स्पेशली प्रोमिनेंट होता है। मेकअप आर्टिस्ट बताते हैं कि रेखा डिलिबरेटली सिंदूर को हाईलाइट करती है जब वो जानती है कि अमिताभ वहाँ होगा। तीसरा, रेखा कभी रीमैरी नहीं की। इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी सक्सेसफुल है, लेकिन शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि शायद वो मानती है कि
कि वो ऑलरेडी मैरिड है, इमोशनली, स्पिरिचुअली। लेकिन दोस्तों, रेखा का ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या है? जब भी मीडिया ने उनसे पूछा है सिंदूर के बारे में, रेखा ने क्रिप्टिक आंसर्स दिए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं सिंदूर इसीलिए पहनती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी चॉइस है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए पहनती हूँ। दूसरे इंटरव्यू में बोला, सिंदूर मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरा पार्ट है, मैं बिना सिंदूर के इनकम्प्लीट फील करती हूँ। कभी बोला, लोग बहुत सवाल करते हैं लेकिन मैं किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं समझती। दोस्तों, ये आंसर्स कुछ क्लियर नहीं करते, ये और मिस्ट्री क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर सिंदूर सिर्फ फैशन स्टेटमेंट है तो ओपनली क्यों नहीं बोल देती रेखा? क्यों क्रिप्टिक रहने की जरूरत है? मीडिया का ऑब्सेशन सिंदूर पे इतना बढ़ गया कि हर इंटरव्यू में, हर अपीयरेंस में ये सवाल जरूर पूछा जाता था और रेखा हर बार डिप्लोमेटिकली हैंडल करती थी। पब्लिक का फैसिनेशन भी था। सोशल मीडिया पर मीम्स बनते थे, डिस्कशंस होते थे, थ्योरीज बनती थी। कोई कहता अमिताभ के लिए है, कोई कहता सीक्रेट हस्बैंड है, कोई कहता फैशन है। लेकिन दोस्तों, कुछ फेमिनिस्ट थिंकर्स ने एक अलग एंगल दिया। उन्होंने कहा कि रेखा का सिंदूर पहनना एक पावर मूव है, वो सोसाइटी को चैलेंज कर रही है, वो दिखा रही है कि एक औरत को किसी आदमी की जरूरत नहीं सिंदूर पहनने के लिए, वो खुद के लिए पहनती है। ये पर्सपेक्टिव भी इंटरेस्टिंग था क्योंकि रेखा हमेशा से ही नॉर्म्स को चैलेंज करती आई है। उन्होंने अपने करियर में, अपनी लाइफ में हमेशा अनकन्वेंशनल चॉइसेस की हैं। तो क्या सच है? क्या रेखा सिंदूर अमिताभ के लिए पहनती है या किसी और के लिए या अपने लिए? कोई नहीं जानता दोस्तों, और शायद रेखा भी नहीं बताएगी कभी। ये मिस्ट्री हमेशा के लिए मिस्ट्री ही रहेगी और शायद यही रेखा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वो इतनी मिस्टीरियस है, इतनी एनिग्मेटिक है कि लोग उनके बारे में बात करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सिंदूर सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं है रेखा के लाइफ में, और भी बहुत कुछ है जो कंट्रोवर्शियल है और अब मैं आपको बताऊंगा उन सब चीजों के बारे में। दोस्तों, रेखा की लाइफ में कंट्रोवर्सीज कभी खत्म नहीं हुई। 90s और 2000s में भी काफी स्कैंडल्स और रूमर्स रही। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय कुमार कंट्रोवर्सी की। हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार। ये लेट 90s की बात है। रेखा और अक्षय की एक फिल्म आई थी साथ में और रूमर्स फैलने लगी कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। एज डिफरेंस काफी था, रेखा अक्षय से काफी बड़ी थी, लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते थे कि सेट्स पर केमिस्ट्री थी, क्लोजनेस थी, लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस होते थे। मीडिया ने इस एंगल को बहुत हाईलाइट किया। हेडलाइंस आई, रेखाज न्यू लव, अक्षय एंड रेखाज सीक्रेट रोमांस। लेकिन दोनों ने पब्लिकली डिनाई किया, बोला कि सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। अक्षय उस वक्त राइजिंग स्टार थे और रेखा एस्टैब्लिश थी। तो कुछ लोग कहते थे कि ये सिर्फ प्रोफेशनल जेलसी थी इंडस्ट्री में, और कुछ ने रोमांस का एंगल बनाया पब्लिसिटी के लिए। फिर आई आइटम नंबर्स और बोल्ड रोल्स की कंट्रोवर्सी। रेखा ने उम्र के इस पड़ाव पर भी बहुत बोल्ड रोल्स किए, आइटम नंबर्स किए, रिवीलिंग क्लोथ्स पहने। क्रिटिक्स ने बोला कि ये डेस्परेट मूव है। कहने लगे कि रेखा रेलेवेंस मेंटेन करने के लिए ये सब कर रही है। इंडस्ट्री में मर्मर्स होने लगी कि रेखा एज अप्रोप्रिएट रोल्स क्यों नहीं कर रही। लेकिन रेखा का जवाब था, मैं जो करना चाहती हूँ वो करती हूँ, सोसाइटी की परवाह नहीं करती। ये बोल्ड स्टेटमेंट था और कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ ने क्रिटिसाइज किया। अब बात करते हैं राइवलरीज और फ्यूड्स की। सबसे फेमस फ्यूड है जया बच्चन के साथ। ये तो ऑब्वियस था क्योंकि अमिताभ फैक्टर था बीच में। लेकिन दोस्तों, ये फ्यूड कितना डीप है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। अवार्ड फंक्शंस में जब दोनों आती हैं तो डिलिबरेटली एक दूसरे को अवॉइड करती हैं। एक तरफ बैठी हैं तो दूसरी ऑपोजिट साइड में। अगर स्टेज पर दोनों को आना है तो टाइमिंग अलग रखते हैं। एक बार एक अवार्ड फंक्शन में दोनों स्टेज पर थी। रेखा ने जया की तरफ हाथ बढ़ाया हैंडशेक के लिए, जया ने इग्नोर कर दिया, कोल्ड शोल्डर दे दिया। कैमरा में ये मोमेंट कैप्चर हुआ और वायरल हो गया। पब्लिक को लगता है कि जया अभी भी रेखा को ब्लेम करती है अमिताभ के साथ अलेज्ड अफेयर के लिए, और रेखा को लगता है कि जया अनफेयरली उसे जज करती है। फिर सुभाष गाई के साथ कंट्रोवर्सी। सुभाष गाई ने रेखा के साथ एक फिल्म प्लान की थी, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए। गाई चाहते थे कि रेखा एक सर्टेन तरीके से रोल करे, लेकिन रेखा को अपना पर्सपेक्टिव था। आर्ग्यूमेंट बढ़ गया, रेखा ने फिल्म से वॉकआउट कर दिया। गाई ने पब्लिकली बोला कि रेखा डिफिकल्ट है काम करने के लिए। रेखा ने बोला कि गाई रिस्पेक्टफुल नहीं थे। फिर फाइनेंशियल और लीगल इश्यूज भी आई, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हुए, रेखा की कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर कोर्ट केसेस चले, टैक्स इश्यूज भी रूमर्स में थी, दो ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ। आईटी रेड्स की भी रूमर्स थी। कहा जाता था कि रेखा के घर रेड हुई थी 1990 के डेकेड में। ब्लैक मनी का एलिगेशन था, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला और केस क्लोज हो गया। बिजनेस वेंचर्स भी ट्राई किए रेखा ने, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, फैशन लाइन ट्राई की, लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। इन्वेस्टमेंट लॉसेस भी हुए कुछ वेंचर्स में। पर्सनल स्टाफ के साथ भी इश्यूज हुए, मेड्स और सर्वेंट्स के साथ लीगल बैटल्स चले, पेमेंट डिस्प्यूट्स, इल ट्रीटमेंट एलिगेशंस, बोथ साइड से एक्यूजेशंस थे। एक मेड ने मीडिया को बताया था कि रेखा बहुत स्ट्रिक्ट हैं घर में, परफेक्शनिस्ट हैं और अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो बहुत अपसेट होती हैं। लेकिन रेखा ने कहा कि ये सब फॉल्स एलिगेशंस हैं, पब्लिसिटी के लिए। दोस्तों, ये सब कंट्रोवर्सीज ने रेखा की इमेज को कॉम्प्लिकेट
कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। कुछ लोगों को लगता है कि रेखा विक्टिम है सर्कमस्टांसेस की, कुछ लोगों को लगता है कि रेखा खुद अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। लेकिन एक बात कंफर्म है, रेखा का लाइफ बोरिंग नहीं रहा कभी, हमेशा कुछ न कुछ कंट्रोवर्शियल चलता रहा। लेकिन दोस्तों, इन सब कंट्रोवर्सीज के बीच रेखा ने अपना करियर कैसे हैंडल किया, उनकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स क्या रही, ये भी जानना जरूरी है। तो अब चलते हैं रेखा के करियर के पीक्स की तरफ। दोस्तों, कंट्रोवर्सीज के बीच भी रेखा ने अपना करियर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस दी जो आज भी याद की जाती हैं। सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंस थी उमराव जान में, साल था 1981। मुजफ्फर अली की ये फिल्म एक मास्टरपीस थी और रेखा ने उमराव जान का कैरेक्टर इतनी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया कि क्रिटिक्स स्पीचलेस हो गए। उमराव जान एक तवायफ थी और उस कैरेक्टर में इमोशंस की लेयर्स थी, पेन था, लोनलीनेस थी, स्ट्रेंथ थी, वल्नरेबिलिटी थी। रेखा ने हर इमोशन को परफेक्शन के साथ एक्सप्रेस किया। कथक डांस सीक्वेंसेस थे फिल्म में, रेखा ने महीनों ट्रेनिंग ली थी, क्लासिकल सिंगिंग भी सीखी थी रोल के लिए, उर्दू डिक्शन पे काम किया था। ये डेडिकेशन दिखी स्क्रीन पर। और फिर आई नेशनल फिल्म अवार्ड। हाँ दोस्तों, रेखा को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला उमराव जान के लिए। ये उनके करियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया। अवार्ड सेरेमनी में रेखा इमोशनल हो गई थी। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, ये अवार्ड मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इस अवार्ड ने मुझे प्रूव किया कि मैं सिर्फ एक प्रिटी फेस नहीं हूँ, मैं एक सीरियस एक्ट्रेस हूँ। फिर आई खून भरी मांग 1988 में। ये फिल्म रिवेंज ड्रामा थी। रेखा ने एक विडो का रोल प्ले किया जो अपने हस्बैंड के मर्डरर्स से बदला लेती है। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी किया रेखा ने इस फिल्म के लिए। बोल्ड लुक स्पोर्ट किया, बोल्ड एक्शन सीक्वेंसेस किए, इमोशनल सीन्स पावरफुली किए और इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस का। ये दो फिल्म्स, उमराव जान और खून भरी मांग, रेखा की डिफाइनिंग फिल्म्स बनी। इन फिल्म्स ने प्रूव कर दिया कि रेखा सिर्फ ग्लैम डॉल नहीं, वर्सेटाइल एक्ट्रेस है। 90s और 2000s में रेखा ने सपोर्टिंग रोल्स करने शुरू किए, मदर रोल्स, ग्रैंड मदर रोल्स, और इन रोल्स में भी उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। खिलाड़ियों का खिलाड़ी, कोई मिल गया, क्रिश, इन फिल्म्स में रेखा ने कैमियो या सपोर्टिंग रोल्स किए, लेकिन हर रोल में इम्पैक्ट छोड़ गयी। और फिर आई सुपर नानी 2014 में। ये फिल्म फ्लॉप रही कमर्शियली, लेकिन रेखा की परफॉर्मेंस अप्रिशिएट हुई। उन्होंने दिखा दिया कि एज सिर्फ एक नंबर है, टैलेंट टाइमलेस है। अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की बात करें तो रेखा के पास इम्प्रेसिव लिस्ट है। मल्टीपल फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड, और 2010 में गवर्नमेंट ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये रिकॉग्निशन मिलना रेखा के लिए इमोशनल मोमेंट था। उन्होंने कहा, मेरा बचपन पॉवर्टी में गुजरा, मुझे लोग अगली कहते थे, इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया, आज ये अवार्ड पाके लगता है कि सब कुछ वर्थ इट था। इंटरनेशनल लेवल पर भी रेखा को रिकॉग्नाइज किया गया। फॉरेन फिल्म फेस्टिवल्स में उन्हें इनवाइट किया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिले, फैशन मैगजीन्स ने उन्हें आइकन डिक्लेयर किया। रेखा का फैशन सेंस लेजेंडरी है दोस्तों। उनकी साड़ीज, उनका ज्वेलरी, उनका मेकअप सब आइकॉनिक है। यंग एक्ट्रेसेस आज भी रेखा से इंस्पिरेशन लेती हैं। डांस परफॉर्मेंसेस भी मेमोरेबल थे। सलाम ए इश्क, इन आंखों की मस्ती, ये सॉन्ग्स आज भी आइकॉनिक है। बॉक्स ऑफिस ट्रैक रिकॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग था। रेखा की फिल्म्स मोस्टली सक्सेसफुल होती थी, ऑडियंस उन्हें देखने जरूर आती थी। इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट भी है रेखा के लिए। डिस्पाइट कंट्रोवर्सीज, लोग एक्नॉलेज करते हैं कि रेखा एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस है। डेडिकेशन है, प्रोफेशनलिज्म है। यंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस रेखा से एडवाइस लेते हैं, वो उन्हें मेंटर करती हैं कभी कभी। दो वो पब्लिकली बहुत एंगेज नहीं होती, बट प्राइवेटली हेल्पफुल है। तो दोस्तों, ये थी रेखा की प्रोफेशनल जर्नी, स्ट्रगल से लेकर स्टारडम तक और स्टारडम से लेकर लेजेंड बनने तक। हर फेज में उन्होंने प्रूव किया अपने टैलेंट को। लेकिन अब बात करते हैं रेखा की करंट लाइफ की। आजकल वो कैसे रहती हैं, क्या करती हैं, बॉलीवुड से कैसे कनेक्टेड है, ये सब अब मैं बताऊंगा। दोस्तों, आज रेखा 70 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उनकी ब्यूटी आज भी सेम है, फिटनेस आज भी मेंटेन्ड है, ऑरा आज भी पावरफुल है। रेखा बांद्रा में रहती है एक बहुत बड़े और लग्जरियस बंगलो में। सी फेसिंग प्रॉपर्टी है, बहुत प्राइवेट है, गेट्स हमेशा बंद रहते हैं, सिक्योरिटी टाइट है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं कि रेखा का लाइफस्टाइल बहुत डिसिप्लिन्ड है। सुबह जल्दी उठती हैं, योगा करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, डाइट स्ट्रिक्ट फॉलो करती हैं। ये डिसिप्लिन ही उनकी टाइमलेस ब्यूटी का सीक्रेट है। लेकिन दोस्तों, रेखा का लाइफ बहुत लोनली भी है। वो बहुत कम लोग से मिलती हैं, पब्लिक अपीयरेंसेस मिनिमल है, पार्टीज में नहीं जाती, अवार्ड फंक्शंस में सिलेक्टिव जाती हैं, घर में मोस्टली अकेले रहती हैं। स्टाफ है लेकिन इमोशनल कनेक्शन वाला कोई नहीं है। फ्रेंड्स मिनिमल है, इंडस्ट्री के लोग भी कम आते हैं उनसे मिलने। फैमिली के साथ भी कनेक्शन लिमिटेड है। सिबलिंग्स है लेकिन रेगुलर कांटेक्ट नहीं है। फादर तो बचपन में ही अबैंडन कर गए थे और उनका डिमाइज भी हो चुका है। मदर भी नहीं रही। बच्चन फैमिली से तो अभी भी कोई कांटेक्ट नहीं है। अमिताभ और रेखा एक ही इवेंट में होते हैं तो डेलिबरेटली एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। जया तो रेखा को देखना भी पसंद नहीं करती। फिल्म्स में भी अब कम काम करती हैं, सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स चूज करती हैं, मोस्टली रिफ्यूज कर देती हैं, कहती हैं कि अब उन्हें पीस चाहिए, सर्कस नहीं। सोशल मीडिया प्रेजेंस
प्रेजेंस ऑलमोस्ट जीरो। रेखा का ऑफिशियल अकाउंट नहीं है इंस्टाग्राम या ट्विटर पर। उनकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, लेकिन जब भी रेखा पब्लिक में आती है तो धूम मच जाती है। उनकी ग्रेस, उनकी एलिगेंस सब मिसमराइज हो जाते हैं। कैमरा फ्लैश होती है, क्राउड गैदर हो जाता है। अवार्ड फंक्शंस में जब रेखा एंट्री करती है तो सबका ध्यान उन्हीं पर होता है। व्हाइट साड़ी, सिंदूर और वो कॉन्फिडेंट वॉक आइकॉनिक होता है हर बार। रिसेंट में कुछ अपीयरेंसेस हुई हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स, आईफा, स्क्रीन अवार्ड्स, यहाँ रेखा को देखा गया है। हर बार वो ट्रेंडिंग हो जाती है सोशल मीडिया पर। यंग एक्ट्रेसेस रेखा से मिलना चाहती हैं, उनसे सीखना चाहती हैं, लेकिन रेखा बहुत सेलेक्टिव है, सबसे नहीं मिलती।